एवरीवन बेटा, जय श्री राधे। वेलकम टू बायो पाठशाला। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो बेटा पूरा सुन के जाना। ठीक है, समझ आए तुम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। तो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। आज बाकी पूरा चैप्टर जितना है वो कवर हो चुका है अब तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में, हम उनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, हम उसको मेनार्क बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हर 29 डेज़ के बाद रिपीट होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, अभी मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी। तो ये हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारे इवेंट्स कवर हो जाते हैं और कब तक चलती हैं, जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आए। ठीक है, और ओवम जो होता है बेटा वो रिलीज़ होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में। वो वेरी करता है हार्मोनल या फिर तुम्हारी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कितने डेज की है, इन सब चीज़ों पे, लेकिन जनरली मिड ऑफ द साइकिल रिलीज़ होता है ओवम, और उस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। देखो ये है सारी की सारी हमारी। अब देखो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन जो गर्ल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो इसमें देखो यूट्रस तो प्ले करेगा ही रोल अपना, ओवेरियन हार्मोन्स करेंगे, और हमारे कौन से हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं बेटा। ठीक है, पिट्यूटरी में मैंने देखो FSH और LH। ठीक है, और ओवेरियन में कौन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुएशन है, यहाँ से यहाँ तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो गई, फिर धीरे धीरे देखो क्या, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से फिर कम हुई, फिर ये ग्रो होती चली जाती है। बाद में ये वाला फॉलिकुलर फेस है जिसमें लड़कियाँ बड़ी खुश खुश सी रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक फिर वो वापस से वही चिड़चिड़ी सी हो जाती है, लूटियल फेस हो गया। ठीक है, तो वो लड़कियों की गलती नहीं है भाई, उनके हार्मोन्स उनके साथ खेलते रहते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेस, लूटियल फेस, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, ये मिड देखो, मिड ऑफ द साइकिल क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। देखो ये जो मैंने ओवरी में बताया था, सारे ओवरी में जो इवेंट्स होते हैं वो ये देखो, फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, रप्चर हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, बाद में ये ही डिजेनरेट हो जाता है देखो कॉर्पस ल्यूटेरियम में, और ये क्या है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटेरियम। अब ये आज देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना। जब मेंस्ट्रुएशन चलता है तो देखो इसका क्या है, धीरे धीरे ये डाउन जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे दोनों ही अपने पीक पर होते हैं। ठीक है, और ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन है वो पीक पर होगा, प्रोजेस्टेरॉन हमारा नॉर्मल चलेगा। जब कॉर्पस ल्यूटेरियम डेवलप होगा, जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन हमारा हाई होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज ही बोलते हैं, लूटियल फेज को हम सीक्रेटरी फेज ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ये एंडोमेट्रियम का वापस से बनने लगता है। अब देखो, अब ये साइकिल स्टार्ट मैंने बता दिया 20 से 29 नॉर्मली होती है। फर्स्ट ये साइकिल स्टार्ट होती है हमारी मेंस्ट्रुअल फेज से, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग चलती है, वो 3 से 5 दिन होती है। ये हम हेल्थी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे हैं बेटा। अगर किसी का वेरी करता है तो इसको मतलब हार्मोनल इश्यूज़ हैं। ठीक है, गो एंड चेक द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से बात करो, जाके मिलो। ठीक, अब ये मेंस्ट्रुएशन होती क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसका ब्रेक डाउन होता है यूट्रस से, और कुछ ब्लड वेसल्स का भी, जैसे लिक्विड बाहर आता है थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन तभी होती है जब रिलीज ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट मीन्स प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो इट मीन्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन अगर तुम्हारी डिले होती है बेटा तो वो स्ट्रेस की वजह से या कुछ हार्मोनल इशू की वजह से, एंजाइटी की वजह से, इन सब चीज़ों से भी होती है। या फिर तुम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन की डोज चल रही है, तो उससे भी वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए मे भी बोला गया है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो मे भी वो क्या है, प्रेगनेंसी का एक साइन है। अब देखो बेटा, ये उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है, फॉलिकुलर फेज आता है। इस फेज के टाइम पे क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी में वो ग्रो होता है, और वो क्या बन जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है,
और इसी के टाइम पे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो भी यूट्रस के अंदर रीजनरेट होने लगती है प्रोलिफरेशन के थ्रू। ये चेंजेस जो होते रहते हैं ओवरी में और यूट्रस में, ये पिट्यूटरी और ओवरिन हार्मोन के लेवल अप डाउन होते रहते हैं। मैंने बताया तुम्हें LH और FSH पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं और ओवरिन हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन है। जो सीक्रेशन है बेटा गोनाडोट्रोफिन का, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या इंक्रीज होता रहता है फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, जिससे क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। और बाकी देखो और क्या सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। जो बोथ LH और FSH वो पीक लेवल पे आ जाते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज़ अबाउट 14 डे। जो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है LH का, जिससे क्या होता है उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है मिड साइकिल में, उसको हम LH सर्च ही बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, फटता है, और क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है। वहाँ से ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर से क्या होता है ओवम रिलीज होता है। फिर ओव्यूलेशन क्या, वो ओव्यूलेटरी फेज हो गया। उसके बाद क्या आता है ल्यूटियल फेज आता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत जो देखो ओवम तो रिलीज हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटेटियम में बदल जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटेटियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंडोमेट्रियम ने अब देखो हाँ इम्प्लांटेशन जो होती है जो बेबी की, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और भी प्रेगनेंसी के इवेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे के सारे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स हैं वो रुक जाएंगे और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अब देखो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटेटियम क्या है डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा दिस कॉज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिससे क्या हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। और उससे फिर क्या है इसका मतलब क्या है कि अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि बेटा ये साइकिल जो है वो अराउंड 50 ईयर्स रुक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। तो साइकिल मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये अगर नॉर्मल चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल नहीं चल रही है तो बेटा कुछ ना कुछ हार्मोनल या कुछ इशू है, तो आप जाके एक बार ही चेक कराओ, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको NCERT से कवर कर लेते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब ये क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं मेनार्क। ह्यूमन फीमेल से क्या है मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होती है एवरेज इंटरवल अबाउट 20 to 29 डेज, ठीक है। और देखो द साइकिल जो इवेंट स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन से और टिल द नेक्स्ट वन, इसको हम क्या बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम रिलीज होता है, एक ओवम रिलीज होता है मिडिल ऑफ द साइकिल, ठीक है बेटा, ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो सारी इवेंट दिखा रखे हैं मैंने तुम्हें बता दिया। तो जो साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल रिजल्ट की मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ब्रेकडाउन से। कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड बाहर आता है वेजाइना से। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ तभी होती है जब रिलीज ओवम फर्टिलाइज ना हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये कुछ कभी स्ट्रेस वगैरह से भी, अब हेल्थ अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला तो उसकी वजह से भी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या आता है फॉलिकुलर फेज आता है, ठीक है। ड्यूरिंग इस फेज के टाइम पे क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ओवरी का वो ग्रो हो जाता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, ठीक है। और एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो भी रीजनरेट हो जाती है प्रोलिफरेशन के। तो प्रोलिफरेशन मतलब इंक्रीज होना एक तरीके से। ये चेंजेस जो होते हैं ओवरी यूट्रस में वो पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन में चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से होते हैं। जो सीक्रेशन होता है बेटा गोनाडोट्रोफिन का और जैसे LH और FSH बढ़ जाता है ये फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, ठीक है, और स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। वो दोनों के दोनों LH और FSH पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं मिड ऑफ द साइकिल। रैपिड सीक्रेशन होता है LH का जिससे कि अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा मिड साइकिल पे, इसको हम क्या बोलेंगे LH सर्च, जिससे क्या होगा कि ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर होगा और ओवम रिलीज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन है फॉलो
बाय द ल्यूटियल फेज, ठीक है, जिसके टाइम पे क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है ग्रेपिन फॉलिकल को ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटेटियम में। कॉर्पस ल्यूटेटियम सीक्रेट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, जो ज़रूरी है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में, और ऐसे एंडोमेट्रियम नेसेसरी होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए और फर्टिलाइज ओवम के लिए और प्रेगनेंसी के जितने भी सारे इवेंट्स हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ना ही कोई इसका इवेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटेटियम डिजेनरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, जिससे क्या होगा मेंस्ट्रुएशन होगी, मतलब ब्रेक होने लगती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, जिसका मतलब क्या है न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई है। ह्यूमन बींग्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाती है, बंद हो जाती है 50 ईयर्स ऑफ एज में, इसको मीनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या है इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और एक्सटेंड कब तक होता है वो मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में। अब देखो फर्टिलाइजेशन, और हम करते हैं इम्प्लांटेशन भी कर ही लेते हैं। चलो फर्टिलाइजेशन मतलब तुम्हें बता दिया फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब वो जाइगोट बन जाता है, कुछ नंबर में डिवाइड हो जाता है, जाके कुछ नंबर में इंक्रीज हो जाता है, तो वो जाके यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब देखो ड्यूरिंग कॉइटस के टाइम पे क्या सीमन रिलीज होता है पेनिस से, ठीक है, वजाइना के अंदर, जिसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंसेमिनेशन। मोटाई स्पर्म होती है वो स्पिम करती है रैपिडली बहुत तेज, ठीक है, और वो सर्विस के थ्रू एंटर कर जाती है यूट्रस में, और फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगी एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। मैंने तुम्हें बताया था कि कौन सा रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे मैंने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ाए थे। ओवम रिलीज होता है ओवरी से, वो भी एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन तभी होगा तब ओवम स्पर्म दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाए एम्पलरी रीजन में। यही रीज़न है कि जितने भी कॉपुलेशन या कॉइटस होते हैं उनसे फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होती। देखो बेटा कभी वहाँ पे स्पर्म पहुँच जाएगा तो उस टाइम वहाँ पे ओवम नहीं होगा, ओवम होगा तो वहाँ पे स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा जब दोनों वहाँ पर एक ही टाइम पर पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ओव्यूलेशन तुम्हें पता है कि कब होता है मिड ऑफ द साइकिल। अपनी साइकिल के हिसाब से अपना मिड ऑफ द साइकिल देख लीजिए कि कब तुम्हारा एक्सपेक्टेड पीरियड है, ठीक है, और उस टाइम पे इफ तुम प्लान करते हो तो यू विल डेफिनेटली कंसीव। अभी तुम तो नहीं बट हाँ अभी तो तुम स्टूडेंट्स हो। देखो द प्रोसेस जो है फ्यूजन स्पर्म और ओवम का, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म कांटेक्ट में आती है, जो मैंने बताई थी बाहर लेयर होती है जोना पेलिसिडा लेयर, ठीक है, ओवम की, और इंड्यूस करती है मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस जो बाकी एडिशनल स्पर्म की एंट्री ना होने दे, ब्लॉक कर दे, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पर्म है जो फ्यूज़ करती है, ठीक है बेटा। दस इससे क्या है कि एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को। जो सिक्रीशन होता है जो एक्रोजोम का मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जो कैपलाई स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे किसका स्पर्म का, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हेल्प करता है स्पर्म को वो एंटर करे ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जोना पेलिसिडा के थ्रू, और वो कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो नेक्स्ट, इससे क्या हो जाता है कि सेकंड जब ये इसके साथ जो फ्यूज़न करता है ना, तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाती है सेकेंडरी oocyte की। जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न है वो भी अनइक्वल होती है, और रिजल्ट किसका होता है उसमें भी सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है। और क्या होता है हैप्लॉइड ओवम। सून जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का, ठीक है, वो फ्यूज़ करता है किसके साथ ओवम के साथ, ठीक है, और क्या बनाता है डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है बेटा। अब बोलते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जायगोट के अंदर, तो देखो एक क्या 23 हैप्लॉइड कैरी करता है ना, वो 23 करता है, इट मीन्स 23 पेयर्स होते हैं, फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वन हैज़ टू रिमेंबर द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। तो बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल, वो इसी टाइम पे जब फ्यूजन होता है तभी डिसाइड हो जाता है। देखो कैसे, एज यू नो जो क्रोमोसोम पैटर्न होता है फीमेल्स के अंदर क्या XX है, मेल के अंदर XY होता है, ठीक है, और ये हैप्लॉइड गैमीट्स होती हैं जो ओवा फीमेल के थ्रू आएगा, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है X, ठीक है, और मेल गैमीट स्पर्म है जिनके सेक्स क्रोमोसोम या तो X होगा या फिर क्या होगा Y होगा। तो 50% स्पर्म कैरी करते हैं X क्रोमोसोम और 50% करते हैं Y, ठीक है। अब जो फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का जायगोट या तो XX होगा या फिर XY होगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि X वाली क्रोमो उसने स्पर्म ने
फ्यूज़ किया या फिर वाई वाली ने, ठीक है। तो जो जायगोट है वो एक्सेस हुआ तो फीमेल में डेवलप हो जाए, फीमेल बेबी में, और एक्स वाई हुआ तो बेटा वो मेल में, ठीक है। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो बेबी का सेक्स है वो मेल डिसाइड करता है, फीमेल नहीं। आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फीमेल को ब्लेम किया जाता है, अभी बहुत सारी इलिटरेट एरियाज हैं, विलेज रूरल एरियाज़ में, तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड। अब देखो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, जायगोट मूव करता है इस्टमस में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, और कहाँ पे जाता है, यूट्रस की तरफ, ठीक है। अब क्या बना, 2 4 8 16 डॉटर्स, ठीक है। जब इतने उसमें डॉटर सेल्स बन जाएंगे उस स्टेज पे हम क्या बोलेंगे उसको, ब्लास्टोमियर, किसको, जायगोट को ही बोलेंगे, ठीक है। 2 4 8 16 डॉटर सेल्स के टाइम पे हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। देखो ये चल रहा है, यहाँ पे था, ये फ्यूज़न किया, डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर यहाँ देखो मोरूला बना, देखो फ्यूज़न हुआ, अभी डिवाइड 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 होके यहाँ पे जाके इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी, ठीक है। ब्लास्टोसिस अभी मैं बताऊँगी। देखो एम्ब्रायो जो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोरूला। जो मोरूला है बेटा वो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। अब जैसे बेटा वो फर्दर मूव करेगा आगे यूट्रस के अंदर, तो ब्लास्टोमियर जो है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज होते हैं आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल में। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाती है एंडोमीट्रियम से, ठीक है, एंडोमीट्रियम अभी बताया था, और इनर सेल मार्च है वो डिफ्रेंशिएट होता है एज द एम्ब्रायो। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल है वो डिवाइड करते हैं, बहुत तेज़ी से कवर कर लेते हैं पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, जिसके रिजल्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो है एम्बेडेड बिल्कुल धंस जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, और इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। चलो नेक्स्ट भी कवर कर ही लेते हैं। अब देखो प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं बेटा, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट पर, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरियोनिक वायलाई। ये देखो द कोरियोनिक वाइलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाएंगे, इंटरडिजिटेड हो जाएंगे विद ईच अदर, और जॉइंटली फॉर्म करेंगे एक्सट्रैक्शन फंक्शन यूनिट एम्ब्रायो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की एम्ब्रायो को, ठीक है, और जो रिमूवल कराता है वहाँ से एम्ब्रायो से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीवेट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रायो। प्लेजेंटा होता है बेटा वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रायो से थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंस उससे और उस तक, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। प्लेजेंटा ऑल्सो एक्ट करता है बेटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, क्योंकि वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए प्लेजेंटा भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए क्या बोला गया, एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। प्रोड्यूस करता है सेलुलर हार्मोन जैसे कि एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। लेटर कुछ प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, ठीक है, और ये कहा कि कौन करेगा, ओवरी। ये नीट में आता है, ध्यान रखना कि लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और कौन करता है, ठीक है। तो एक याद रखो, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ठीक है, वोमेन का प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है। और बाकी जो हार्मोन्स होते हैं बेटा उनका लेवल भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा। इंक्रीज सर्वल फोर्स इन द मैटरनल ब्लड। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब फीटल ग्रोथ के लिए जितने मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है, जो एम्ब्रायो है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है बेटा, ठीक है, एक आउटर लेयर एक्टोडर्म में, इनर लेयर एंडोडर्म में, और उसके बाद उनके बीच में भी एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, ठीक है, उन दोनों के बीच में। दीज 3 लेयर्स जो है सारे के सारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को इन्हीं से बनते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, इट नीड्स टू बी मेंशन हियर, जो इनर सेल मास है कंटेन्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उसके पास, स्टेम सेल, जिनके पास पोटेंशियल ये स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है कि वो सारे के सारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बना सके। अब देखो
अब देखो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ्स की होती है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि अब तुम बताओ डॉग्स में कितनी होती है, एलिफेंट्स में कितनी होती है, कैट्स में कितनी होती है, तुम भी फाइंड आउट करना, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताना, कुछ काम तुम्हारे लिए भी होना चाहिए, ठीक है। सारी मेहनत टीचर क्यों करे। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 मंथ के बाद बेटा, प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद एम्ब्रायो का जो हार्ट है वो बन जाता है। जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, ठीक है, उसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू उसके हार्ट साइड सुन के पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड मंथ ख़त्म होते होते आता है तो फीटस के लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। जब 3 महीने ख़त्म होते हैं, 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो सारे बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, ये सारे डेवलप हो जाते हैं। जब फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की और बालों का आना हेड पर, वो 5th मंथ के टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। और जो ये 6 महीने ख़त्म होने वाले थे, सेकंड ट्राइमेस्टर हम बोलेंगे, बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं। और 9 मंथ्स के एंड होते होते क्या है, प्रेगनेंसी के फीटस फुली डेवलप हो जाता है, रेडी फॉर द डिलीवरी। अब पार्चुरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी होना, लैक्टेशन मतलब जो मदर फीड करती है बेबी को। अब देखो एवरेज ड्यूरेशन जो होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की वो 9 मंथ्स की होती है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। वाइग्रस कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं यूट्रस में प्रेगनेंसी के एंड पर, जिससे क्या होता है एक्सपर्शन डिलीवरी हो जाती है बेबी की बाहर, ठीक है। इस प्रोसेस को, डिलीवरी को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो इंड्यूस होती है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, ठीक है। हमारा ब्रेन भी इसमें मेन रोल प्ले करता है बेबी के पार्चुरेशन में। सिग्नल्स जो है पार्चुरेशन के वो फीटस भी देता है, ठीक है। और प्लेजेंटा से आते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगता है यूट्रस के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे क्या होगा, जब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी से, मदर से। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन मसल्स पे जाके एक्ट करेगा, जिससे और भी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस के, ठीक है। वो बदले में क्या रिलीज़ करेगा, और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। जो ये क्या है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्शन जो बिटवीन होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के बीच में, जो ये बार चलता रहेगा, इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और इससे बेबी की डिलीवरी बाहर हो जाएगी, ठीक है, बर्थ कैनाल के थ्रू। इसको हम पार्चुरेशन बोलेंगे। उसके बाद ही जैसे बेबी बाहर आया, उसके बाद प्लेजेंटा जो होती है वो भी यूट्रस से बाहर आ जाती है। अब देखो जो मेमोरी ग्लैंड्स है फीमेल के अंदर, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पर उनमें भी डिफ्रेंशिएशन होती रहती है। जब जैसे प्रेगनेंसी का एंड टाइम आने लगता है कि जब बेबी की डिलीवरी होगी, तो मिल्क प्रोडक्शन उनमें स्टार्ट भी हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन, ठीक है। तो ये हेल्प करता है मदर को न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में। जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इनिशियल फ्यू डेज में, बोलते हैं ना कि बच्चे को 6 महीने तो माँ का पिलाना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में भी पिलाना चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं मदर के मिल्क में, जो बेबी को नेचुरली, क्योंकि और तो वो कुछ खाता नहीं है, तो कुछ भी इन्फेक्शन कुछ है तो उससे फाइट करने के लिए उसको पहले से ही पावर देती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल पीरियड में इन्फेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इफ़ आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।